मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम 29 फरवरी 2024 को गणित विषय के संपन्न हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 324 एफवी के प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे। 1 से 4 तक के प्रश्नों को हम पिछले अंक में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का। और इससे पहले बच्चों, यदि अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं हम ये प्रश्न संख्या 5 का 5 के का में दिया है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इनटू मॉड वेक्टर वी होता है। और ये 5 अंक में तो इसको हल करेंगे। देखिए, कंडीशन हमारी दी है, सिद्ध करना है, दो सदिश हैं। प्रश्न संख्या 5 का दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर वी दिए हैं और कह रहा सदैव मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इनटू मॉड वेक्टर वी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो इसके लिए यदि हम मान लें जब वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर v इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में मॉड a डॉट b इक्वल टू 0 और यही इक्वल टू हमारा मॉड a इंटू मॉड v। तो ये हमारा अगर वेक्टर a अथवा वेक्टर v दो में से कोई भी एक 0 है, तो ऐसी स्थिति में मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर v इक्वल टू 0 मिलेगा और मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर v का गुणनफल भी 0 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वेक्टर a मॉड वेक्टर a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा मॉड वेक्टर v डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर v इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर v मॉड कॉस थीटा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मॉड वेक्टर a डॉट वेक्टर v अपान मॉड a इंटू मॉड v इक्वल टू लिखते हैं, तो फिर ये हमारा मॉड कॉस थीटा मिलेगा। तो कॉस थीटा का मान जानते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1, तो ये हमारा लेस देन आर इक्वल टू 1 कर देंगे। अब हर को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं, यही कंडीशन हमको सिद्ध करके लाना था कि सदैव दो सदिश ए और बी के लिए मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है, प्रूव्ड। इसके बाद 5वें का खा नंबर दिया है, कह रहा दर्शाइए कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। तो देखिए, इस प्रश्न को हम पिछले सेट 324 एफसी में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। पिछले अंक में ही हमने हल किया है, संकेतांक 324 एफसी में 5वें का अंगा नंबर पर दिया है, तो उससे आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका मिल जाएगा, 5 का खा है। तो ये हमारा संकेतांक 324 एफसी के क्वेश्चन नंबर 5 के अंगा पार्ट में आपको मिल जाएगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप देखते हैं, हम 5वें का गा नंबर 5वें की गा में दिया है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx को हल कीजिए। तो हमारा दिया हुआ प्रश्न है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, tan इनवर्स y प्रश्न संख्या 5 का गा अवकल समीकरण है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। इस प्रश्न को हमको हल करना है, तो देखते हैं, इसमें हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो यही बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो बन जाएगा dx अपान dy
इसके बाद दोनों को अलग अलग लिख दें तो टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई। इस प्रकार से इस माइनस एक्स के पद को भी यदि हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। या इसको राइट हैंड साइड के पद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो फिर ये हमारा प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर देखें तो ये रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप है। रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप इस टाइप में होता है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, जहाँ पी वन क्यू वन या तो अचर होंगे फिर या वाई के फलन होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी वन और क्यू वन दोनों वाई के फलन हैं। तो पी वन इक्वल टू है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्यू वन का मान है टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का मान निकालेंगे। तो आई एफ के लिए फार्मूला है ई की पावर इंटीग्रेशन पी वन डी वाई। अब इसमें हम मान रख देंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी वन देख रहे हैं 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ई की पावर 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स वाई। तो इस प्रकार से ये आई एफ का मान मिला। अब इसके बाद हमारा फार्मूला लगेगा यक्स इंटू आई एफ, यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वन इंटू आई एफ डी वाई प्लस कांस्टेंट सी। अब हम इसी फार्मूले में मान रख देंगे तो इस प्रकार से बनेगा यक्स इंटू आई एफ। आई एफ का मान आप देख रहे हैं, आई एफ हमारा मिला है ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान है टेन इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ है ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस कांस्टेंट सी। अब इस दिए हुए फलन में यदि हम टेन इनवर्स वाई को टी के बराबर मान लें, माना टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे टेन इनवर्स वाई का मिलेगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। तो देख रहे हैं प्रश्न में 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह हम डी टी लिख देंगे। तो फिर दिया हुआ हमारा प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई को हमने टी माना है तो यहाँ टी रख देंगे, टी इंटू ई की पावर टी डी और 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से यदि इसको हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, अब देख रहे हैं खंडशः बन रहा है, पहला फलन दूसरा फलन, तो खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो इसका फार्मूला है पहला फलन अर्थात टी इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होगा माइनस पहले का अवकल गुणांक, तो टी का अवकल गुणांक 1 मिलेगा इंटू ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी डी टी प्लस कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का समाकलन जानते हैं ई की पावर टी ही होगा प्लस कांस्टेंट सी। ई की पावर टी कॉमन करके अब इसमें हम टी का मान रख देंगे तो यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टी कॉमन करके हम टी का मान रख देंगे, टी हमने माना था टेन इनवर्स वाई, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टी माइनस 1 बचेगा और टी हमने टेन इनवर्स वाई माना है तो टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी। अब हम दोनों ओर ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग दे देंगे। तो भाग देने में यक्स, देखिए ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बचता है, इधर भाग देने में ई की पावर टेन इनवर्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी अपान ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और ई की पावर टेन इनवर्स वाई को अंश में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल होगा। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल मिला यक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई
-1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में दिया है, हमारा अगला पार्ट है घ नंबर में है यदि काश x की पावर y इक्वल टू काश y की पावर x, तो कह रहा dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है काश x की पावर y इक्वल टू काश y की पावर x, तो dy बाई dx का मान निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं दिए हुए प्रश्न को, प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5 का घ, और इसमें दिया है काश x की पावर y काश x की पावर y इक्वल टू काश y की पावर x। तो कह रहा dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसमें देख रहे हैं चर की घात चर लगी है। हम जानते हैं जब भी चर की घात चर लगी होगी तो बिना लाग लिए हुए अवकलन करना संभव नहीं होगा। तो पहले हम दोनों ओर का लाग लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर लाग में घात पहले मिल जाती है, तो बन जाएगा y लाग काश x इक्वल टू x लाग काश y। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं दोनों साइड में दो फलन हैं, तो दो फलन का सूत्र लगेगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग काश x का 1 अपान काश x, फिर काश x का जानते हैं माइनस साइन x। ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन यानी लाग काश x इंटू पहले का अवकल गुणांक y का मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू दूसरी साइड में देखें पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक लाग काश y का 1 अपान काश y का माइनस साइन y। तो ये हुआ पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक, फिर y का भी करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा प्लस दूसरा फलन लाग काश y इंटू पहले का अवकल गुणांक x है, x का 1 मिल जाएगा। इसके बाद सरल करके अगर लिखें तो y इंटू माइनस साइन x अपान काश x यानी माइनस टेन x बन जाएगा प्लस लाग काश x इंटू dy बाई dx इक्वल टू x इंटू माइनस साइन y अपान काश y माइनस टेन y इंटू dy बाई dx प्लस लाग काश y। अब हम dy बाई dx के पदों को एक साइड कर लेंगे। तो देख रहे हैं एक dy बाई dx में ये पद है और दूसरा हमारा ये है, तो राइट हैंड साइड वाले पद को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और दोनों से dy बाई dx को कॉमन कर लें। कॉमन करने के बाद मिलेगा लाग काश x, और इसमें देख रहे हैं माइनस एक्स टेन वाई इधर आएगा प्लस एक्स टेन वाई, तो dy बाई dx कॉमन कर लिए तो प्लस एक्स टेन वाई। शेष पदों को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लाग काश y, और इधर देख रहे हैं माइनस वाई टेन एक्स है, इधर प्लस में आ जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। इस प्रकार से dy बाई dx इक्वल टू मिल जाएगा लाग काश y प्लस वाई टेन एक्स अपान लाग काश x प्लस यक्स टेन वाई। तो यही अभीष्ट दिए हुए प्रश्न का अवकल गुणांक होगा, अर्थात यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है यदि y इक्वल टू एक्स काश a प्लस वाई तथा काश a डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो तो क्या सिद्ध कीजिए dy बाई dx इक्वल टू काश स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन ए। तो इस प्रश्न में को देख रहे हैं ये प्रश्न हमारा अधूरा है। y के पहले काश और होगा काश y इक्वल टू एक्स काश a प्लस वाई इक्वल टू एक्स काश a प्लस वाई, तो ये प्रश्न हमारा अधूरा है। y के पहले काश होगा, अर्थात विद्यार्थी को प्रयास करने पर सभी को 5 अंक प्रदान कर दिया जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है छठे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का नंबर में दिया है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या होगी। जो हम जानते हैं प्रश्न संख्या 6 के का में, क्योंकि एक पासे को उछालने पर फेंकने पर कुल 6 ढंग संभव हैं, कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, तो पासे को ऊपर उछालने पर कुल ढंगों की संख्या ये हमारा बराबर 6 मिलेगी।
और हमको ज्ञात करना है कि कम से कम एक अंक विषम संख्या हो। तो 6 में जानते हैं विषम अंक 3 होते हैं और यदि विषम अंक 3 है तो शेष 3 अंक सम होंगे। तो पहली उछाल में विषम अंक न प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू मिल जाएगी 3/6, सरल करेंगे इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार दूसरी उछाल में विषम अंक ना प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/2 मिल जाएगी और तीसरी उछाल में विषम अंक ना प्राप्त होने की प्रायिकता का मान भी 1/2 मिलेगा। क्योंकि तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए तीनों उछाल में विषम अंक ना प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अतः कम से कम एक उछाल में, यानी प्रश्न कह रहा था कि प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या हो, अतः कम से कम एक बार विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता इक्वल टू मिल जाएगी 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, प्रश्न का ख नंबर है, क्या निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z = x+2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 का ख। इसमें अवरोधों के संगत समीकरण अगर हम लिखें, पहला समीकरण बनेगा 2x + y इज ग्रेटर देन r = 3, ये हमारा अवरोध दिया है। दूसरा है x + 2y इज ग्रेटर देन r = 6, फिर x इज ग्रेटर देन r = 0 और y इज ग्रेटर देन r = 0। इनके संगत समीकरण लिखने पर संगत समीकरण बनेगा 2x + y = 3, दूसरा हमारा x + 2y = 6 और x = 0, y = 0। अब यदि हम इन संगत समीकरणों का आलेख खींचें तो देखेंगे इस प्रकार से, आलेख में सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। अब यदि इसमें हम समान दूरी पर बिंदुओं का अंकन कर लें, पैमाना कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और y अक्ष में भी बिंदुओं का अंकन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष। पहले संगत समीकरण का यदि हम आलेख खींचें तो पहले संगत समीकरण में देख रहे हैं दिया है 2x + y = 0। पहले संगत समीकरण x अक्ष को जहां काटेगा y = 0, अगर y = 0 रख देंगे तो 2x = 3 या x = 3/2। तो x = 3/2 अर्थात 3/2 हमारा 1.5 1 और 2 के मध्य में, तो ये हमारा बिंदु मिल जाता है 3/2, 0। और दूसरा y अक्ष को जहां काटेगा x = 0 करेंगे तो y = 3, तो ये हमारा बिंदु मिल जाता है जिसका निर्देशांक बन जाएगा 0, 3। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारे पहले संगत समीकरण का ग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद दूसरे संगत समीकरण को अगर देखें तो x + 2y = 6
ये x अक्ष को जहां काटेगी y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 मिलेगा। तो ये बिंदु हमारा 6, 0 और y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 करते हैं तो 2y = 6 या y = 3, तो ये बिंदु हमारा 0, 3 अर्थात यही बिंदु मिलेगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा, वो दूसरे संगत समीकरण का आलेख होगा। तो इस प्रकार से पहला आलेख हमारा 2x + y 2x + y = 3 का है, जबकि दूसरा x + 2y = 6 का। बिंदुओं के नाम दे देते हैं, मान लीजिए a है और b है। अब हमको सुसंगत क्षेत्र देखना है। पहले अशमिका में अगर हम इस मूल बिंदु को रख करके जांच करें, देखिए x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 0 अर्थात 0 > 3 अर्थात ये बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि मूल बिंदु के विपरीत ओर अर्थात इस पहले संगत समीकरण का जो आलेख है, इसके विपरीत दिशा में सुसंगत क्षेत्र मिलेगा। तो हमारा इस रेखा के विपरीत दिशा में। इसके बाद अगर दूसरे रेखा का हम आलेख खींचें तो दूसरे का खींचा गया इसमें मूल बिंदु की जांच करेंगे तो 0 + 0 अर्थात 0 > 6 को भी संतुष्ट नहीं करता। इस रेखा के भी विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में अर्थात इस रेखा और इस रेखा दोनों के विपरीत दिशाओं में, तो अभीष्ट सुसंगत भाग हमारा ये मिलेगा। तो देख रहे हैं जो कि अपरिबद्ध है, और इस अपरिबद्ध क्षेत्र में हमारे दो कोणीय बिंदु मिलते हैं A और B, जिनके निर्देशांक क्रमशः 6, 0 और 0, 3। इन्हीं बिंदुओं पर हमको उद्देशीय फलन का मान ज्ञात करना है और उसी से पता चलेगा कि दिया गया फलन का मान न्यूनतम है और किस बिंदु पर अधिकतम है। पहला कोणीय बिंदु है कोणीय बिंदु और z का मान। कोणीय बिंदु हमारे दो प्राप्त हुए हैं। अगर कोणीय बिंदु देखें, कोणीय बिंदु पहला A है जिसके निर्देशांक 6, 0, दूसरा B है जिसका निर्देशांक 0, 3। उद्देशीय फलन हमारा उद्देशीय फलन z = दिया है। देख रहे हैं प्रश्न में z = x + 2y, x + 2y का मान। पहला बिंदु A 6, 0 रखेंगे तो x के स्थान पर 6, y के स्थान पर 0, तो 6 + 2 × 0 = 6 मिलेगा। और देख रहे हैं दूसरा बिंदु 0, 3 रखेंगे x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 3, तो 2 × 3 अर्थात 6। तो देख रहे हैं दोनों बिंदुओं पर उद्देशीय फलन का मान न्यूनतम है। न्यूनतम, इसका अर्थ ये हुआ कि A और B दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर दिए हुए उद्देशीय फलन का मान न्यूनतम होगा। इससे स्पष्ट है कि A और B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर फलन का मान न्यूनतम होगा। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए, 6 का ग नंबर है, कह रहा हल कीजिए इंटीग्रेशन 3x + 5/x³ - x² - x + 1 dx। तो इसको हमको हल करना है। इस दिए हुए प्रश्न को प्रश्न संख्या 6 का ग, तो देख रहे हैं दिया है, समाकलन करना है। इस दिए हुए प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 का ग इंटीग्रेशन 3x + 5/x³
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसको हल करके निकालना है। मान लेते हैं, माना सबसे पहले इसकी हम आंशिक भिन्न निकालेंगे। माना 3x प्लस 5 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सबसे पहले तो हम हर के गुणनखंड कर लेंगे। अगर हर के हम गुणनखंड करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दो दो पदों का समूह बनाएंगे। पहले से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस 1। दूसरे से माइनस 1 कॉमन कर लें तो ये भी एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा वर्गांतर बन जाता है, तो अब इसमें हम वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे। तो वर्गांतर लगाएंगे तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इस प्रकार से देखें तो बन जाता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इस प्रकार से हमको आंशिक भिन्न बनाना है, तो माना 3x प्लस 5 अपान इसका गुणनखंड जो मिला उसको हम लिख देते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो आंशिक भिन्न में जानते हैं एक घात के लिए हम a अपान एक्स माइनस 1 प्लस, चूंकि स्क्वायर है तो दूसरा पद भी इसी प्रकार लिखेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान एक्स प्लस 1। अब इसको हम सरल करके ए बी सी का मान निकालेंगे। लासा ले लेते हैं। लासा लेने में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये लासा मिलेगा। एक्स माइनस 1 का भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 की एक घात इंटू एक्स प्लस 1, ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुना बी के साथ हो जाएगा। तो बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। सी में जब एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से सी के साथ लगता है प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों ओर का हर समान है, तो दोनों ओर से हर को कैंसिल कर दें तो फिर ये हमारा मिल जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू, देख रहे हैं माइनस प्लस वर्गांतर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें हम समान घात वाले पदों को एक साथ लिख लें। 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देख रहे हैं एक पद ये है और एक हमारा सी के साथ है, तो दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ए प्लस सी एक्स स्क्वायर, एक घात में देखें तो प्लस बी एक्स और माइनस 2cx, तो इस प्रकार से b माइनस 2cx। अचर पद देखें तो माइनस ए प्लस बी और प्लस सी, तो ये हमारा अचर पद मिल जाएगा। दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस सी है, जबकि राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। एक्स की एक घात से तुलना करेंगे तो b माइनस 2c इक्वल टू, देख रहे हैं एक्स की एक घात का गुणांक 3 है, तो हमारा पहला और ये दूसरा। अब अचर पद की तुलना करें तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर देख रहे हैं अचर पद 5 है, तो ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब इन तीनों समीकरणों को हम हल करके ए बी सी का मान निकालेंगे। तो यदि हम पहले और तीसरे समीकरण को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो a प्लस माइनस कट जाएगा, तो b प्लस 2c इक्वल टू 5, ये हमारा चौथा समीकरण बन गया। चौथे और दूसरे को यदि पास पास लिखें, अब जोड़ेंगे तो c प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी इक्वल टू 2b और इधर 5 प्लस 3 8 या b बराबर 8/2 4 मिल जाता है। और इस b के मान को हम समीकरण नंबर 2 या 4 किसी में रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर b का मान, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो 4 है, देखिए b प्लस 2c इक्वल टू 5, b के स्थान पर 4 प्लस 2c इक्वल टू 5 या 2c इक्वल टू 5 माइनस 4 या c इक्वल टू 1/2 और इस c के मान को समीकरण 1 में रख दें तो a इक्वल टू माइनस सी यानी माइनस 1/2। इस प्रकार से ए बी सी के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब जहां पर हमने माना था ए बी सी, वहां पर इसका मान रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ए के स्थान पर हमारा a का मान मिला माइनस 1/2 अपान a अपान देख रहे हैं x माइनस 1 दिया है प्लस b
और b का मान देख रहे हैं 4 प्राप्त हुआ है, तो 4 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान 1/2 अपान x प्लस 1 इंटू dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन तीनों भागों को एक बार हम अलग अलग कर लेते हैं। -1/2 इंटू 1/x-1 dx प्लस 4 अचर पद है तो 1/x-1 की पावर 2 या अंश में ले जाएंगे तो यही हमारा मिल जाएगा x-1 की पावर -2 dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx। अब इसमें हम समाकलन का फार्मूला लगाएंगे -1/2 1/x-1 का समाकलन log x-1 प्लस 4 अचर पद है और इसमें x की पावर n का सूत्र लगेगा, घात में एक जोड़ेंगे तो -2 घात में एक जोड़ना है, जो जोड़ने पर प्राप्त हो वही बटे में लिखेंगे तो -1 प्लस 1/2 और log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। इसके बाद अगर देखें तो -1/2 log x-1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, इन दोनों पदों को हम पास पास ले करके अगर 1/2 कॉमन कर लें तो log x प्लस 1 माइनस log x-1 प्लस माइनस -4 इंटू x-1 की पावर -1 या लिख सकते हैं 1/x-1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से हाफ log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा log x प्लस 1/x-1 माइनस 4/x-1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 6 का घ नंबर। कह रहा यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया है जिसकी पहली पंक्ति 3 1 दूसरी -1 2, तो सिद्ध करना है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 और फिर इसकी सहायता से a इनवर्स का मान निकालना है। तो देख रहे हैं हमारा दिया हुआ प्रश्न में आव्यूह a का मान दिया है। अब हम आव्यूह इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है। तो देख रहे हैं जो मान दिया है प्रश्नानुसार कह रहा यदि a इक्वल टू 3 1 -1 2, तो ये हमारे आव्यूह a का मान है। प्रश्न संख्या 6 का घ आव्यूह a इक्वल टू दिया है 3 1 -1 2, तो हमको सिद्ध करना है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इसको पहले सिद्ध करना है और फिर इसकी सहायता से a इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a स्क्वायर को निकालते हैं। a स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा a इंटू a हमारा दिया है 3 1 -1 2 3 1 -1 2। इनका हम आपस में आव्यूह के गुणन नियम से गुणा कर लेंगे तो यही हमारा मिलेगा 3 त्रिक 9। फिर 1 और -1 का गुणा करेंगे -1। अब इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करके लिखेंगे 3 और 1 का गुणनफल 3, 1 और 2 का गुणनफल 2। दूसरी पंक्ति में आते हैं -1 का गुणा 3 में किए -3, फिर 2 का गुणा -1 में करेंगे -2। इसके बाद -1 और 1 का गुणनफल -1 मिलेगा और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। सरल कर लेते हैं 9 से 1 घटाएं 8 मिला, 3 + 2 5, -3 -2 -5 और 4 से 1 घटा दिए 3 मिला। तो ये हमारा a स्क्वायर का मान मिल गया। अब जो हमको प्रूफ करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दी है a स्क्वायर -5a प्लस 7i। इसमें हम सारे मानों को रख देते हैं। a स्क्वायर का मान देखते हैं प्राप्त हुआ 8 5 -5 3 -5a। a का मान देख रहे हैं दिया है 3 1 -1 2 प्लस 7i अर्थात इकाई आव्यूह 1 0 0 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने की स्थिति में अगर देखें 8 5 -5 3 और प्लस लिख करके हम -5 के अंदर गुना कर दें तो -5 3 15 -5 माइनस प्लस हुआ 5 एकम 5 और -5 दुनाई 10 प्लस इसमें भी हम 7 का अंदर गुना कर देंगे 7 0 0 7
अब संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेना है। 8 प्लस 7 15 माइनस 15, तो देख रहे हैं जोड़ने पर 0 मिला। दूसरा अवयव 5 माइनस 5 कट के 0 हुआ, प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा, आगे 0 लिखा तो ये भी 0 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 3 प्लस 7 10 माइनस 10, ये भी शून्य मिल जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं एक शून्य आप का मान प्राप्त हो गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड दी है। तो इस प्रकार से पहला भाग सिद्ध हो जाता है। अब प्रश्न कह रहा है इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स का मान निकालना है। तो दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हम दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हमारा, ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं, माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स आई, 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब ए इनवर्स मिल करके जानते हैं ए इनवर्स आई के इक्वल होता है माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से 7 ए इनवर्स, बाकी पदों का हम पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएं, 5i प्लस में चला जाएगा माइनस ए आई। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो 5i अर्थात 1 0 0 1, और ए आई इक्वल टू हमारा ए के ही होगा, ए आई इक्वल टू ए, तो ए का मान रख देंगे माइनस ए हमारा दिया है 3 1 माइनस 1 2, सरल करेंगे 5 का अंदर गुना कर दिए 5 0 0 5 प्लस माइनस का अंदर गुणा कर दिए माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2। अब हम संगत अवयवों को समान चिन्ह में होने पर जोड़ लेंगे। 5 माइनस 3 मिलकर के 2 आ गया, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 1, और 5 माइनस 2 3, ये हमारा 7 ए इनवर्स मिला। अब इससे अगर हम ए इनवर्स लिखें तो ए इनवर्स 7 देखें इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो प्रत्येक अवयव में भाग दे दें तो 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7, तो ये हमारा ए इनवर्स का मान होगा। यही हमको ज्ञात करना था, तो ये प्रश्न नंबर 6 के घ का आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए, कह रहा दी हुई तिर्यक ऊंचाई दी है और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कह रहा tan इनवर्स √2 होता है। तो इस दिए हुए प्रश्न में प्रश्न संख्या हमारी 6 का अंगा है, तो इस 6 के अंगा में दिया है क्या सिद्ध कीजिए किसी दी हुई तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु है, शंकु का चित्र बनाते हैं। ये एक शंकु दिया है जिसकी तिरछी ऊंचाई दी है अर्थात यल हमको ज्ञात है, और अर्धशीर्ष कोण को सिद्ध करके लाना है। मान लेते हैं अर्धशीर्ष कोण थीटा है और इसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है। अब त्रिज्या ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में आप जानते हैं संबंध होता है l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां से अगर हम h स्क्वायर का मान निकाल लें तो h स्क्वायर बराबर मिल जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या इससे अगर हम r स्क्वायर का मान निकालें तो r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर मिलेगा। अब महत्तम आयतन वाले शंकु, तो शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र है आयतन v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर का मान यहां से रख लेते हैं l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h का अंदर गुणा कर लें तो 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अब हम इसका h के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dh इक्वल टू 1/3 पाई अचर है, l स्क्वायर इंटू h के सापेक्ष कर रहे हैं 1 मिल जाएगा, माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर। अब फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम dv/dh को 0 के बराबर करेंगे। फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए
मान के लिए dv अपान dh इक्वल टू 0, dv अपान dh देख रहे हैं दिया है 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, या एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, या एल स्क्वायर इक्वल टू बन जाता है 3h स्क्वायर। तो dv अपान dh जो मिला था ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 1 का पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर वी अपान डी एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई अचर है, एल स्क्वायर अकेला अचर है चूंकि दिया है तो 0 हो जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर का 3 इंटू 2h, सरल करेंगे 3 कैंसिल कर सकते हैं तो ये हमारा माइनस 2 पाई एच। अब देख रहे हैं समीकरण 2 में अगर हम h का मान निकालें तो h इक्वल टू एल अपान रूट 3 मिलेगा, तो h इक्वल टू एल अपान रूट 3 पर डी स्क्वायर वी अपान डी एच स्क्वायर, देख रहे हैं निगेटिव मान मिलेगा। निगेटिव मान दर्शाता है कि आयतन महत्तम है, इसलिए शंकु का आयतन महत्तम है, शंकु का आयतन महत्तम है। अब हमको अर्धशीर्ष कोण का मान निकालना है। समीकरण 2 से अगर देखें, समीकरण 2 में हमारा मिला है एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, एल स्क्वायर जानते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, h के पदों को एक तरफ कर लें तो आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, या आर स्क्वायर अपान h स्क्वायर निकालेंगे तो आर स्क्वायर अपान h स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों ओर का वर्गमूल ले लिया जाए तो आर अपान h इक्वल टू अंडर रूट 2। और फिगर में अगर देखें तो हमारे चित्र में देख रहे हैं इस कोण के लिए अगर टेन लेंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात आर अपान एच मिलेगा, तो आर अपान एच इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा। यहाँ हम आर अपान एच की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 2, अर्थात शंकु के अर्धशीर्ष कोण का मान देख रहे हैं टेन इनवर्स अंडर रूट 2 के बराबर प्राप्त होता है, और यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 7 में, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में अब चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।